अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद और तमाम देखने वालों को वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। अब लोग कहेंगे कि इसने हैप्पी क्यों कह दिया गुड मॉर्निंग के साथ, तो भाई कह सकते हैं क्या हो गया, मतलब सिर्फ हैप्पी बर्थडे ही हो सकती है, गुड मॉर्निंग नहीं हो सकती। अवैस से नाजरीन इस पे हम राय ले लेते हैं, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग हो सकती है क्या अवैस? आपने कह दिया तो हो सकती है भाई, मेरी तो ज़िंदगी जो है उसके अंदर ये जो अब मैंने फ़लसफ़ा अपना लिया है वो ये है कि आप कह रही हैं ठीक है मान लिया, क्या ज़रूरत है भाई अगर आपने कह दिया और मैं उसकी जो है वो हमेशा से नफ़ी करूं। वैसे भी लोग कहते हैं भाई आप लोग अक्सर औकात लड़ते रहते हैं प्रोग्राम में, आपने कह दिया हैप्पी, बस ठीक है हैप्पी गुड मॉर्निंग है, नो प्रॉब्लम, इसमें क्या प्रॉब्लम है। बस अवैस आज से ये टर्म कॉइन हो गई, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग आप सबको नाजरीन को। हैप्पी गुड मॉर्निंग भाई। एक ज़माने में एक मॉर्निंग शो पर हैप्पी टू यू भी होता था ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये और क्या बचपन से याद है भाई। तो जब हैप्पी टू यू हो सकता है तो हैप्पी गुड मॉर्निंग भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, हैप्पी गुड मॉर्निंग भी हो सकता है। अच्छा, हैप्पी होने की बात भी बहुत ज्यादा है अवैस, आप बताएंगे या मैं बताऊं? इसी अंदाज में होता था। भाई बता देते हैं, बिल्कुल बताते हैं जी। J10C, ये नाम सब लोगों ने सुना होगा, आजकल तो ज़बान ज़द-ए-आम है, और ख़ास तौर पर फिर जो इमरान खान साहब की तस्वीर थी J10C पर, तो वो तो वायरल ही चल रही है। तो ये J10C ये तैयारे हैं जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स का जो एक फ्लीट है जहाज़ों का, उसमें शामिल किए गए हैं। चाइना की तरफ से ये तैयारे आए हैं, कोई तकरीबन 6 तैयारे इस वक्त आए हैं। और ये जो J10C है, इसके हवाले से थोड़ी सी मैं अगर मालूमात दूँ तो ये बुनियादी तौर पर सिंगल सीट सिंगल इंजन ये कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होता है, और इसके अंदर जो है वो एक ही शख्स एक वक्त में बैठ सकता है। ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है ये, किसी भी किस्म के वेदर में ये चल सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर जो मिसाइल्स लगे हुए हैं वो यूँ कह लीजिए कि शॉर्ट रेंज मिसाइल्स में इस वक्त जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल मिसाइल्स इसके ऊपर लगे हुए हैं। तो ये जो एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ने अपने बेड़े में शामिल किया है J10C, उसके बाद हम यूँ कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो जो दिफा है, हवाई फ़िज़ाई दिफा जो है वो बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गया है। और वो जो अक्सर औकात बहुत सारे ममालिक को याद है वो वाक़या कि जब हमने चाय पिलाकर भेजा था एक शख्स को, तो वो तमाम ममालिक देख लें कि जब पाकिस्तान की हिफाजत की बात आती है तो पाकिस्तानी फिर इस तरह के काम करते हैं कि अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते रहें, अपने मिसाइल्स को अपग्रेड करते रहें, अपने जहाज़ों को अपग्रेड करते रहें, लेटेस्ट चीज़ें शामिल होती रहें। तो ये वाक़या हुआ है जिसके ऊपर लोग खुश हैं जी, लोग बड़े खुश हैं। और ये वाक़या तो चंद दिन पहले हुआ था, लेकिन इस वाक़े के हवाले से आज हम आपको क्यों खबर सुना रहे हैं, तफसीलात आज इसलिए बता रहे हैं कि एक तो थी उस दिन हमारे प्रोग्राम की छुट्टी, हमारी भी होती है नाजरीन छुट्टी। दूसरे दिन की बात ये है, दूसरे की अच्छा ये 4.5 जनरेशन है जी। पहले वाले जो जहाज़ थे उनमें ज़ाहिर डिफरेंट जनरेशन होती हैं, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। ये अगर प्रिसाइजली हम बात करें तो 4.5 जनरेशन का है ये फाइटर जेट। और इसकी एक और बात ये है कि कहा यह जा रहा है, अब आई एम नॉट द एक्सपर्ट, लेकिन कहा यह जा रहा है जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं कि जो भारतीय राफेल जहाज हैं उनके पास वो बीवीआर कैपेसिटी है, वो बीवीआर सलाहियत नहीं है जो कि इन जहाज़ों में है बीवीआर सलाहियत। अभी बीवीआर की सलाहियत क्या होती है ये आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये जो है बेसिकली विजन से रिलेटेड है कि किस हद तक उस जहाज़ से नज़र आ सकता है, आपकी विजन किधर तक ब्रॉडन हो जाएगी उस जहाज़ में। और इसकी बात हम आज इसलिए करें कि इसके हवाले से पाकिस्तान फ़ज़ाइया की जानिब से एक बड़ा ज़बरदस्त नगमा जो है, गीत जो है वो तैयार किया गया। हमने सोचा कि आपको भी वो गीत दिखाते हैं और हम भी सुनते हैं कि क्या उस गीत में हमें बताया जा रहा है। मर्ज़ पाक की हवाई फौज के उकाब है, मर्ज़ पाक की हवाई फौज के उकाब है। यकीन में बेमिसाल है, यकीन में बेमिसाल है, यकीन में बेमिसाल है, वफा में लाजवाब है। मर्ज़ पाक की हवाई फौज उकाब है, उकाब है, उकाब है, उकाब है। वाह जबरदस्त।
गुड जी, गुड, ज़बरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, अब ये इस तरह की जब वीडियोस आप देखते हैं तो वैसे ही एक जज्बा जवान हो जाता है। बिल्कुल, जज्बा जवान हो जाता है। और वैसे अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी मैं तस्हीह कर दूँ, BVR से मुराद है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं। ये एक मिसाइल्स की टाइप है और इसको मजीद जो है एलैबोरेट हमारे लिए एक्सपर्ट्स करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इस पर सिर्फ खुश हो सकते हैं कि जी हमारे पास अब ये फ्लीट में हमारे ये जहाज़ शामिल हुए हैं जो कि BVR कैपेसिटी में राफेल से कम आगे हैं, ये मैं बता सकती हूँ आपको। गुड जी, ज़बरदस्त, बेहतरीन। अब ये जो है जैसे हमने कहा कि ये चूँकि ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है, तो आप भी अगर फिर वेदर की सूरत हाल बता दें तो लोगों को ऑल सिटीज़ का ऑल वेदर पता लग जाए। मैं बिल्कुल बता देती हूँ। ऑल वेदर एयरक्राफ्ट से हम चलते हैं ऑल वेदर फ्रेंड्स की तरफ भी, क्योंकि चाइना से हमने ये अक्वायर की हैं पाकिस्तान ने, तो वो ऑल वेदर फ्रेंडशिप भी वहाँ पर हमें नज़र आती है। ऑल वेदर एयरक्राफ्ट चाइना से हमने अक्वायर किए हैं। और ऑल सिटीज़ का वेदर मैं आपको नाजरीन यहाँ पर बता देती हूँ। अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 32 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर जी अगर आगे चले हम लाहौर की तरफ, तो कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। शदीद गर्मी है, शदीद गर्मी की एक लहर है जो मुल्क को अपने मतलब जिसको कहते हैं ना लपेट में ले चुकी है। कराची कम से कम 22 और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा जी 33 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर कम से कम 18 नज़र आ रहा है आपको और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड नज़र आ रहा है। और आखिर में क्वेटा की अगर हम बात करें तो कम से कम 15 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 29 डिग्री सेंटीग्रेड। और इन पाँचों शहरों में आपको नज़र आ रहा है शदीद धूप का गलबा कायम है नाजरीन। तो अब अल्लाह ताला हमारी खैर करे और रमज़ान आ रहा है, इस सूरज और इस धूप और इस चमचमाती गर्मी को और चुभती हुई गर्मी को देखकर लोगों को हल्की सी परेशानी हो रही है कि भाई ये तो रमज़ान की भी आमद है। लेकिन रमज़ान में वही बात है कि वो एक्साइटमेंट इतनी होती है कि हौसला उसके साथ ही आ जाता है कि गर्मी में आप पानी भी ना पिएँ और आपको पता भी नहीं चलता और रोज़े गुजर जाते हैं। पहला अशरा के बाद तो जो दूसरा और तीसरा अशरा गुजरता है अवैस, वो तो ऐसी स्पीड में गुजरता है कि आपको समझ नहीं आती कि रमज़ान आया और रमज़ान चला भी गया। भाई हम भी तो रमज़ान की आजकल तैयारियों में मसरूफ़ है ना, क्योंकि हमें पूरी ट्रांसमिशन करनी है। रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी आपकी मुलाकात होगी रमज़ान में। जो रमज़ान के हमारे जो गेस्ट्स हैं उनके हवाले से भी हम आपको बताएंगे कुछ दिनों में। हम रमज़ान में क्या क्या सेगमेंट्स करने जा रहे हैं, ये सारी बातें हम आपको थोड़े दिन में बताएंगे। बहुत कुछ है और वही हमारा जो एक तरीक़ाकार रहा है कि बहुत ही तमीज़ तहज़ीब वाला हम रमज़ान करते हैं। पूरी कोशिश ये होती है कि रमज़ान के तक़द्दुस के हवाले से ही रमज़ान का प्रोग्राम किया जाए और उसके अंदर जो है वो तालीम के हवाले से भी बात हो और उसके अंदर रमज़ान में जो इल्म है, जो दीनी बातें हैं वो भी हों, इसके अंदर क़िस्से वाक़यात भी हों जो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और इसमें इंफोटेनमेंट भी हो, जिसके अंदर हम यूँ कह लें कि खेल ही खेल में हम दीनी बातों को सीख जाएँ। तो ये एक छोटा सा हमने खाका पेश कर दिया कि हम रमज़ान में क्या करने वाले हैं, तो आप ज़रूर इसका इंतज़ार कीजिएगा। जी शिफा, कुछ खबरों की तरफ बढ़ें। खबरों की तरफ बढ़ते हैं और अवैस नाजरीन को सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ एक छोटी सी वीडियो में दिखा दूँ। सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान के ज़िला किच के एक स्कूल के बच्चे की वीडियो है और ज़बरदस्त तरीके से ये वायरल है। जो इस बच्चे ने अपनी डांस मूव्स दिखाई हैं और ब्रेक डांस कर रहा है जी, जिसको कहते हैं कि मून वॉक, वो कर रहा है माइकल जैक्सन की मशहूर मून वॉक। और ये आप देखें, दिखाएं जी बच्चे को, फुल स्क्रीन पे दिखाएं, म्यूज़िक भी ज़रा सुनवाएं और डांस दिखाएं जी बच्चे का। Serena a champion, Wendy a champion, Shelly and a champion, 958 Ford a champion, 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 champion. Everybody knows it, Bravo a champion, 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 champion. Everybody knows. चैंपियन जी, चैंपियन पे ये डांस हो रहा है। ज़बरदस्त, बेहतरीन। भाई ये चैंपियन जो है वो बच्चा ये डांस का चैंपियन बन जाएगा, पढ़ाई का चैंपियन बने या ना बने। और इसके अम्मा अब्बा ने देख लिया ये वीडियो, वो कहेंगे हम तुझे क्या करने भेजते हैं स्कूल बेटा, ये बता ज़रा, आओ ज़रा तुम्हें बताते हैं ना, आओ ज़रा तुम्हें बताते हैं हम। लेकिन बहरहाल ये स्कूल में फ़न तो होता ही रहता है, ये एंटरटेनमेंट है, एंजॉयमेंट है, होती रहती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। आपको एक और ख़बर देते हैं और ये ख़बर है एलॉन मस्क के हवाले से। दुनिया का अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क, दौलत की कोई कमी नहीं है, बढ़ती जा रही है रोज़ाना की बुनियाद पर ये दौलत। अब एलॉन मस्क ने चैलेंज दे दिया है और ये चैलेंज उन्होंने दिया है व्लादिमीर पुतिन को। पुतिन जो कि रूस के सदर हैं और आजकल आपको पता है रूस और यूक्रेन का तनाज़ा चल रहा है, जंग चल रही है। तो अब एलॉन मस्क ने
उन्हें चैलेंज दिया है। रूसी ज़बान पर उन्होंने ये ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा है कि आप आइए मेरे साथ 1-on-1 फाइट कर लीजिए और इस 1-on-1 फाइट का नतीजा जो है वो हम यूक्रेन की जंग के हवाले से कर लेंगे। ज़ाहिर अगर वो कहते हैं कि जी एलोन मस्क जीत गए तो फिर यूक्रेन से जंग ख़त्म हो जाएगी, यूक्रेन आज़ाद हो जाएगा, और अगर जो है वो व्लादिमीर पुतिन जीत गए तो फिर ज़ाहिर उस हिसाब से जो है वो मामला होगा इसका। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि आइए जी, क्या आप मुकाबले के लिए तैयार हैं? तो अब ये एलोन मस्क ने एक इंटरेस्टिंग सा चैलेंज दे दिया जा रहा है। अब ये चैलेंज पूरा तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं होगा कि हम ये देखें कि ये दोनों आमने सामने आकर सिंगल हैंडेडली जो है वो सिंगल फाइट कर रहे हैं और उस फाइट की बुनियाद पर जंगें निपटाई जाएं। लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर हम देखें, आइडिया वाइज अगर देखें तो ये बात बड़ी अच्छी है। मिसाल के तौर पर आपने बात की हुई है ये पहले, आपने बिल्कुल पहले ये बात की हुई है और उनके हालात खराब हो रहे हैं, जी बिल्कुल ये आइडिया मेरा ही इन्होंने चुराया है एलोन मस्क ने, बिल्कुल, कि भाई दोनों मुल्कों के सरबराहान आपस में लड़के फैसला कर लें, इतने सारे लोगों को मारने की क्या जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये है कि यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन की तो हमने बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी हैं कि वो फिट हैं, कभी वो समंदर में तैराकी करते पाए जाते हैं, कभी वो जो है वो मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिसेस करते नजर आते हैं। इलॉन मस्क की क्या सूरत हाल है, कितने वो फिजिकली मेंटली असाबी तौर पर स्ट्रांग हैं और कितने मुक्के घूंसे खा सकते हैं, उनका मुझे पता नहीं, लेकिन पुतिन सरकार जो है इधर मुझे लगता है मार्के में जीत जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और एक और इंटरेस्टिंग खबर आपको देते हैं। लॉज, कवानीन और जो रेगुलेशंस होती हैं नाजरीन, वो हर सोसाइटी के हिसाब से वो अपने लिए बनाते हैं। हर सोसाइटी की, हर मुआशरे की अपनी कुछ डायनामिक्स होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जापान में कोई लॉ बना है तो वो जाके एज इट इज़ अमेरिका पे लागू कर दें, और ना ही अमेरिकन सोसाइटी उसको मानेगी, और ना ऐसा हो सकता है कि जो अमेरिकन कवानीन है वो उठा के हम पाकिस्तान पे एज इट इज़ लागू कर दें, क्योंकि हमारे मुआशरती इक़दार फ़र्क हैं, उनकी मुआशरती इक़दार फ़र्क हैं, हमारी ज़रूरियात फ़र्क हैं, उनकी ज़रूरियात फ़र्क हैं, उनका अवेयरनेस का लेवल, चीज़ों का हमारा लेवल दोनों मुख्तलिफ हैं। अब हुआ क्या, ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि जापान के बाद स्कूलों ने तालिबात पर पोनी टेल बनाकर स्कूल आने पर पाबंदी लगा दी है, और ये हुआ इसलिए कि जापान के जनूबी शहर है फुकुका के स्कूल की जो तालिबात हैं उनकी पोनी टेल हेयर स्टाइल पर पाबंदी की वजह यह बताई गई है कि इस स्कूल में पढ़ने वाले जो लड़के हैं जो उनके साथ पढ़ते हैं उनमें हिजान पैदा हो सकता है, और इस हवाले से लड़कों ने शिकायत भी की थी जाकर स्कूल्स में। अच्छा, जापान के अक्सर स्कूलों में और भी बहुत सी ऐसी पाबंदियां हैं जो आए हैं, मिसाल के तौर पर, और ये दुनिया के हर स्कूल में, हर जिसको कहते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उनकी अपने कुछ कवायद और जवाबित होते हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। मिसाल के तौर पर जापान में कुछ ऐसे कवानीन है कि जिसमें उनकी स्कर्ट की जो लेंथ है लड़कियों की वो डिटर्मिंड है कि भाई इससे छोटी नहीं होनी चाहिए या इससे लंबी नहीं होनी चाहिए, इस किस्म का कानून है। फिर जी भवों का अंदाज, जो आईब्रोज हैं उनकी शेप का अंदाज भी जो है वो भी उसका भी तयन हो चुका है स्कूल्स में। अच्छा, इसी तरह जो है मोज़ों का रंग, सॉक्स किस कलर की लड़कियां पहन सकती हैं या नहीं पहन सकते लोग, इसके हवाले से भी बात जो है वहां पर बड़ी क्लैरिटी के साथ मौजूद है स्कूल्स में। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। अब जाहिर है हमारे यहाँ पे भी अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं, किसी यूनिवर्सिटी के हवाले से नोटिफिकेशन आ जाता है कि यहाँ पर जो है वो ये पाबंदी कर दी गई है, यहाँ ड्रेस के हवाले से ये पाबंदी कर दी गई है। हर यूनिवर्सिटी जो है, जैसा कि आपने कहा शिफा, हर यूनिवर्सिटी या हर तालीमी इदारा इस बात का पाबंद होता है, उसे इस बात को यकीनी बनाना होता है कि वहाँ पर जो तलबा व तालिबात हैं वो सेफ़ रहें। तो उसके लिए अगर वो कोई कवानीन बनाता है, अगर वो कोई स्पेशल कवानीन बनाता है जो बज़ाहिर हमें लग रहा होता है कि ये कितनी मज़ा के खेज़ बात है, लेकिन उस इदारे के सरबराह को और वहाँ पर लोग जो होते हैं उनको पता होता है कि एग्जैक्टली सिनेरियो क्या है। और हमारे यहाँ पर मैंने अक्सर देखा है कि बेजा एतराज़ करने वाले लोग बहुत सारे मौजूद होते हैं कि अरे इससे क्या होगा, ये किस किस्म की अजीब सी पाबंदी लगा दी। अब देख लें भाई, जापान में भी ये पाबंदी लगाई जा रही है तो अब आप उस पर भी एतराज़ करेंगे, लेकिन नहीं, चूँकि वो जापान है तो हम कहेंगे कि चलो जी वहाँ तो हो सकता है, हमारे यहाँ के मसाइल अलग हैं। तो अब जब हम पाबंदियों की बात करते हैं, ड्रेस कोड वैसे भी मतलब हम जो तहजीब याफ्ता दुनिया है उसके हवाले से तो ये बात होती है ना कि तहजीब का ताल्लुक लिबास से है, और क्या, उससे पहले जैसे इंसान तहजीब याफ्ता होता गया वैसे वैसे लिबास आता गया। बिल्कुल, पत्थरों के दौर से जब निकलने लग गए तो पत्थरों के दौर में पहले मिडीवल टाइम्स में क्या होता था, लोग कपड़े थोड़ी पहनते थे, कोई वहाँ पर कोई लौने थोड़ी होती थी, बगैर कपड़ों के होते थे लोग। फिर आहिस्ता आहिस्ता तहजीब को तो इस चीज़ का निशान बनाया गया कि भाई हम तहजीब याफ्ता हैं, तो इसलिए हम साथ साथ हमारे कपड़ों का पहनने का उतारना और चढ़ाना और पहनावा जिसको हम कहते हैं वो फ़र्क हो जाता है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता हम किसी और डायरेक्शन में निकल गए। लेकिन ये है कि वो बिल्कुल बात आपकी सही है कि सिविलाइजेशन के साथ और जैसे जैसे लोग सिविलाइज होते गए वैसे वैसे कपड़ों की आमद हुई, और अब मजीद सिविलाइज होते जा रहे हैं तो वैसे कैसे वैसे कपड़ों की जामद हो रही है। अच्छा, अब लेकिन हम अगर
इस्लामिक हिस्ट्री की भी बात करें तो उसके अंदर भी हमें ये बात नज़र आती है कि आगाज़ से ही जो सतरपोशी है या जो लिबास है उसके ऊपर बड़ा ज़ोर दिया गया है कि आपका लिबास कैसा होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन उसके हिसाब से बताए गए हैं। तो एक तो ये, और दूसरा ये कि आज भी जब आप वो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज भी जो कि जंगलों में रहते हैं, और उनका जो जंगल में रहना है उसकी जब आप वीडियोज़ देखते हैं तो उनका जो लिबास होता है वो बराए नाम ही होता है। तो उसमें भी वो बराए नाम लिबास ज़रूर होता है। तो कहीं ना कहीं लिबास का ताल्लुक इंसान की ज़िंदगी से है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। ये तो अब आजकल की एक खराफात सी आ गई है कि बस जिसे आपने जितने कम तरीन लिबास में देखा आप कहेंगे वाह 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 कितना ब्रॉड माइंडेड और कितना मॉडर्न वगैरह वगैरह ये शख्स है। तो बहरहाल लिबास जो है वो बड़ा ज़रूरी है, और इस तरह की अगर कभी कभी कोई पाबंदियां लगाते हैं तो लोग अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लगा रहे होते हैं। हमें क्या ज़रूरत है खामोखा किसी के ऊपर एतराज़ करें। हो गई जी खबरों की हमारी तफसीलात, खबरों की हो गई जी तफसीलात। अब हम चलेंगे एक छोटे से वक्फे की तरफ, और जब वक्फे से हम वापस आएंगे तो आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। एक बहुत ही ज़बरदस्त अदाकार से हमने आपकी मुलाकात करवानी है आज। और होता क्या है कि आजकल आप देखें रोज़ाना नई फिल्में बन रही हैं, नए ड्रामे बन रही हैं, एक बहुतात है जो मीडिया इंडस्ट्री में काम हो रहा है। अब उस बहुतात में बहुत सारे एक्टर्स आते हैं, बहुत सारे एक्टर्स चले जाते हैं, लेकिन अगर हम कुछ अर्सा पहले की बात करें, तकरीबन 2 दहाइयों पहले की बात करें, तो बहुत कम लोग ऐसे थे जो कि अदाकारी में आते थे, और वो ऐसे लोग होते थे जो कि वाकई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते थे और उन्हें पाकिस्तान टेलीविज़न पर चांस मिलता था। और वो जो अदाकार होते थे सब में मकबूल होते थे। उनको अगर हम कौमी अदाकार कहें तो गलत नहीं होता था, क्योंकि पूरी कौम उन्हें जानती थी, पहचानती थी और उनके फ़न को मानती थी। उसी दौर के एक ज़बरदस्त अदाकार जो आज भी अदाकारी करते हैं, तो कमाल अदाकारी करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और करियर का आगाज़ उन्होंने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट किया था। अपने बड़े भाई का किरदार उन्होंने किया था, जो उनके बड़े भाई पाकिस्तान के एक बहुत बड़े एक्टर हैं वो भी, तो उनका बचपन का रोल उन्होंने प्ले किया था। और उसके बाद फिर वो अगर हम टेलीविज़न और फिल्मों की तरफ चले गए और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने जो है वो फिल्में और ड्रामे की। कुछ अर्सा वो फिर फिल्म स्क्रीन से और टेलीविज़न स्क्रीन से गायब भी रहे। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद शेख साहब के भाई, जिन्होंने जावेद शेख साहब के कैरेक्टर से आगाज किया था, सलीम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। एन ऑनर टू हैव यू सर। सबसे पहले तो ये बताएं, हाल अहवाल जानने से भी पहले आपके फैंस ने हमें सवालात भेजे और उन्होंने कहा भाई इनसे हाल अहवाल जानने से पहले ये पूछिएगा सर आप कहाँ गायब हैं आजकल? मैं वाकई कुछ अरसे से गायब हूँ स्क्रीन से। एक तो थोड़ा बिजनेस में लगा हुआ था। एक अपना मैंने ब्रांड लॉन्च किया है कपड़ों का, उसमें लगा हुआ था, और थोड़ा सा काम की तरफ थोड़ा कम था। फिर कोविड आ गया, आपको पता है, तो कोविड की वजह से भी 1-2 साल ऐसे गुजरे जिसमें काम कम था। और मैं आई लिव इन लाहौर, तो फिर इस वजह से थोड़ा सा कराची जाना कम होता है, तो मैं स्क्रीन से आउट था। लेकिन यह है कि अब मैंने शुरू कर दिया दोबारा से काम, और आप सबको नजर आऊंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। आप सर बता दें कैसे है, ठीक ठाक है, खैर खैरियत से हाल अहवाल अब बता दें। काम लोगों की जान में जान आई है, लोग देख रहे हैं अब। लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लोग वाकई मुझे जब मिलते हैं, कहीं भी मैं जाता हूं, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे, और यही सवाल था। अच्छा हुआ आपने सवाल कर लिया और मैंने ये जवाब दे दिया कि इंशाल्लाह बहुत जल्द नजर आऊंगा, और काम मैंने दोबारा से शुरू कर दिया है। और ये काम ऐसा है कि आपको पता है कि जो एक्टर होता है वो सारी जिंदगी जो है ना, उसको ये शौक रहता है, चाहे वो कोई भी काम में पड़ जाए, किसी भी बिजनेस को शुरू कर दे, लेकिन ये जो है एक एक्टिंग का शौक, ये जाता नहीं है। शौक जाता नहीं है, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपका जो मैं थोड़ा सा अगर माजी में लेकर जाऊं, आपने अपनी जो ज़िंदगी का आगाज़ है वो किया था प्लाज़ा क्वार्टर से, कराची में प्लाज़ा क्वार्टर से, और वहाँ पर आप जो है वो अपनी जवानी के दौर में मोटरसाइकिल भी दौड़ाते फिरते थे। और वो चूँकि इलाका मेरा भी इलाका रहा है, तो इसीलिए मैं इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ। वहाँ से आपने सफ़र शुरू किया और फिर आप जो है वो टेलीविज़न की स्क्रीन पर आए और छा गए। तो आपकी तबीयत हमेशा से ऐसी ही इसी तरफ माइल थी? मैं बिल्कुल प्लाजा में मैं कराची में ही पैदा हुआ हूँ, और प्लाजा में हम रहते थे सारे। वहां पर मैं क्रिकेट भी खेलता था,
मुझे एक तो क्रिकेट खेलने का शौक था, क्रिकेटर बनने का शौक था, लेकिन वो तो नहीं बन सका, तो मैं इस फील्ड में आ गया। और बस एज अ चाइल्ड स्टार मैंने बहुत काम किया कराची टीवी से। फिर आहिस्ता आहिस्ता काम करते करते, आपको पता है कि एक चैनल होता था और एक चैनल में बड़े मुश्किल से काम मिलता था, तो बड़ा इंतजार करना पड़ा, बड़ा जिसको कहते हैं ना रगड़ा खाना पड़ा। लोग जाते थे पाकिस्तान टेलीविजन, हम जाते थे, पास नहीं होता था अंदर जाने के लिए, बड़ी मुश्किल से अंदर जाना मिलता था। और फिर उसके बाद कई काम मिले ना मिले, वो ये तो उसकी तो कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन यह है कि फिर 89 में शोएब मंसूर साहब को एक हीरो चाहिए था सुनहरे दिन के लिए, सुनहरे दिन उसका ऑडिशन हुआ। फिर वो 1-2 साल, आपको पता है शोएब साहब का एक स्टाइल है कि बड़ा आराम से काम करते हैं, और मुझे जरा बेचैनी थी कि कब ये ड्रामा ऑन एयर जाएगा और कब मैं फेमस हो जाऊंगा और कब मैं लोगों को मतलब मुझे पहचानेंगे लोग। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वो टाइम भी आ गया जब ड्रामा ऑन एयर गया। तो फिर मुझे भी समझ नहीं आई कि हुआ क्या है, इतना हिट माशाल्लाह, और आज भी लोग उसको पसंद करते हैं, उस ड्रामे को आप भी देखते हैं। अच्छा, आपके साथ बहुत सारे और ऐसे ड्रामे जो लोगों के जहनों पर नक्श हैं, मिसाल के उसमें एक तो अनोखा लाडला है, वो भी बड़ा पॉपुलर आपकी एक सीरीज थी और जो बड़ी चली, और पीटीवी को ये शर्फ हासिल है कि सारे बड़े एक्टर्स जो हैं उन्होंने बेसिकली उनको परखा और उनके काम की एक तरह से उनको सराहा। और आपने जो बात की कि उस वक्त एक इदारा होता था और उसमें ज़्यादा घुसना भी मुश्किल होता था, क्या वो बेहतर दौर था या अब बेहतर दौर है? क्योंकि उस वक्त तो फिर ज़ाहिर है चेक एंड बैलेंस भी होता था, ये भी देखा जाता था भाई टैलेंटेड कितना है बंदा जो आ रहा है एक्टिंग करने। अब आजकल तो फिर वो लोगों को ये भी गिला शिकवा होता है कि भाई पर्ची आ गई और किसी ने कह दिया और किसी का बेटा और किसी का रिश्तेदार। उस जमाने में टैलेंट की कितनी कदर कीमत होती थी? देखिए, आजकल भी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और गॉड गिफ्टेड होता है एक्टर, कुछ बनते भी हैं। आजकल पर्ची भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। पहले तो आपकी पर्ची नहीं चलती थी, आपकी एक्टिंग चलती थी, परफॉर्मेंस चलती थी, तो बड़ा मुश्किल होता था किसी को एक चांस मिलना। तो उसकी कदर भी होती थी एक्टर्स को कि मुझे अगर एक सीन भी मिल गया है तो मुझे उसको परफॉर्म करना है और मुझे आगे बढ़ना है। आजकल तो इतना आसान हो गया है कि आप रात में लोग इकट्ठे होते हैं और बैठते हैं, तो एक हीरो आ जाता है, दूसरा विलन आ जाता है, तो इस तरह से एक मीटिंग होती है और फिर इस तरह से फिल्में भी बन रही हैं और ड्रामे भी बन रहे हैं। लेकिन इसमें आजकल मैं ये भी कहूंगा कि बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन सारे अच्छे एक्टर नहीं है। मतलब हर बंदा अगर समझे कि वो एक्टर बन गया है तो ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है एक्टर बनना। उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत सारी लगन की जरूरत है, तो ये पैशन चाहिए इसके लिए। बिल्कुल, ये बड़ा मुश्किल काम है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बड़ा आसान काम है, आपने बस कैमरे के सामने खड़े होकर 2-4 बातें ही तो करनी है। एंकरिंग के हवाले से भी बहुत सारे लोग कहते हैं या एक्टिंग के हवाले से कहते हैं इसमें क्या है, बस आपकी थोड़ी सी शक्ल अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि कितना जो है वो इसके अंदर खून पसीना बहाना पड़ता है। आपकी एक्टिंग में इंस्पिरेशन कौन रहा, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर का भी बताइएगा। इंस्पिरेशन तो ऐसा लेनी चाहिए, अच्छी बात है। मैंने कभी भी इस तरह से कभी किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं की, और ये आपको जब इंसान एक्टिंग कर रहा होता है तो उसमें अंदाज भी पता चल जाता है कि किसी को कॉपी नहीं कर रहा, तो ये एक अच्छी चीज है। लेकिन मैंने सीखा जो है बहुत कुछ अपने भाई से, जावेद शेख साहब से बहुत कुछ सीखा जा रहा है। उनको सीख के, हम देख के उनको बड़े हुए हैं, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे बात करते हैं, उन्होंने हमें सब कुछ सिखाया। और एक्टिंग में बहुत सारे लोग थे, जैसे मैंने काम किया शुरू के दिनों में कवि साहब से बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे सीनियर एक्टर्स हैं, फिर मेरे ब्रदर इन लॉ बहरोज हैं, बहुत सारे चीजें सिखाते हैं, हम उनसे गाइडेंस लेते हैं। तो ऐसी चीजें, बहुत सारे सीनियर एक्टर्स भी हमारे साथ थे, जैसे मुनव्वर सईद साहब थे, उनके साथ मैंने एक सीरियल किया लाहौर पीटीवी में, उनसे बहुत सीखने को मिला। फिरदौस साहब हैं, तो मैंने कोशिश की है कि अपने सीनियर्स के साथ मैं बैठता था, उनसे बिल्कुल सही बातें भी करता था, नहीं भी होता था तो उनसे मैं जरा हंसी मजाक, ताकि मुझे कुछ बातें सीखने को मिले, उनका किस तरह से वो रिहर्सल कर रहे हैं, किस तरह से स्टेप पढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं, मेरा ख्याल है कि आजकल नहीं हो रही। आजकल जो माशाल्लाह से यंगस्टर्स हैं जो आने वाले हैं, जिनको शायद वो समझते हैं कि वो एक्टर्स हैं, वो अपने सीनियर्स की इज्जत भी नहीं करते और सीनियर्स को कुछ समझते भी नहीं। बिल्कुल, बहुत अहम बात।
बहुत अहम बात। अच्छा ये बताइए सलीम साहब कि क्योंकि आपने तो शोएब मंसूर साहब के साथ आगाज़ किया था, तो वो तो रगड़ा भी बहुत था, और वो सीनियर भी ऐसे कि जिनका माइंड ऐसा कि आज भी वो कोई भी चीज़ करते हैं तो अल्टीमेट क्रिएटिविटी ही होती है। तो वो तजर्बा भी तो होता है ना कि आपकी जो आगाज़ जहाँ से हुआ है वही इतना टफ था और उसको इतने अच्छे लेवल से कर देना, दैट मेक्स यू अ कंप्लीट एक्टर। मैं तो समझता हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे पहला जो बड़ा प्रोजेक्ट है, मैंने उससे पहले भी छोटे छोटे बहुत काम किए थे, सिंगल प्लेस भी बहुत किए थे, लेकिन जो शोएब साहब मुझे मिले तो मैं समझता हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है कि इतना अच्छा डायरेक्टर मुझे मिला, जिसने मुझे जो मेरा स्टार्ट था वो मुझे बड़ा अच्छा मिला, इसी वजह से कि एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम किया। मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत डांट भी खाई है उनसे। मुझे आज भी याद है एक सीन, उन्होंने एक पूरा एक पेज का सीन था और वो उन्होंने मुझे कहा कि ये वन शॉट है, तो वो वन शॉट तो था, वन शॉट सीन करने में कोई मुश्किल नहीं थी, लेकिन ये है कि वो मैं उस वक्त थोड़ा सा घबरा गया। मेरा और वो गुलशेर जो कर्नल कासिम थे, बिल्कुल उसमें शेर का मेरा सीन था और मैं ही बोले जा रहा था उसमें, और गुलशेर साहब उतर रहे थे सीढ़ियां और मैं उसको बोलते बोलते उतर रहा था। तो हुआ ये कि एक दफा मैं कुछ भूल गया, कुछ मूव्स मेरी गलत हो गई, तो शोएब साहब ने कहा नहीं दोबारा होगा, तो बस मेरी वहां शायद जान निकल गई। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है, मेरे से गलती हो गई, नया था। और वो आप यकीन जानिए कोई 40 to 50 रीटेक्स मैंने दिए उस शॉट की, वो मुझसे सीन नहीं हुआ, और वो सीन नहीं हुआ, और आखिर में शोएब साहब ने ऐसे मुझे स्क्रिप्ट लिया और मुझे कहा कि ये पेन से ऐसे करके काट दिया और बोला इसको 2 टुकड़ों में मैं करूंगा, आप तुम्हारी वजह से तुमने इतना बुरा परफॉर्म किया है, और ये और मेरी वो जो आधा होना था वो भी मुझसे परफॉर्म नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि सीन जब हुआ, लेकिन वो जब मैंने देखा तो उन्होंने इतना अच्छा एडिट किया था कि वो समझ नहीं आया कि मैं इतना घबराया हुआ था उसमें। तो ये मेरा एक उसमें ऐसा था एक वाकया जो मुझे आज भी याद। क्या बात है, जबरदस्त। वाकई शोएब साहब की भी क्रिएटिविटी के क्या कहने हैं, वो जब किसी भी चीज को जिस तरह कहते हैं ना, किसी प्रोजेक्ट को हाथ लगाए तो सोना हो जाता है, वो लोगों को हमेशा ही बहुत पसंद आता है। सलीम साहब फाइनली आपके अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और कितनी जल्दी नाजरीन आपको देखेंगे स्क्रीन्स पर? आजकल तो आपको पता है कि कुछ थोड़ा सा 2-3 ऐसे काम थे जिसमें मैंने फोकस किया हुआ है। मैं प्रोडक्शंस भी करता हूँ, और अनोखा लाडला में आपको बताऊं मेरी अपनी प्रोडक्शन थी जो पीटीवी पे चली थी। तो और आगे कुछ वेब सीरीज हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ फिल्म भी प्लान कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जरूर बहुत जल्द सबको नजर आऊंगा और काम करता दिखाई दूंगा। इंशाल्लाह जी, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर और सारे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारी इंशाल्लाह। सलीम शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यस, और मैं आपको एक बात, हमने आपकी तबीयत के हवाले से भी कुछ खबरें सुनी थी, तो आई होप यू आर 100%। जी जरूर। हाँ, कि आपकी तबीयत नासाज थी कुछ? जी बिल्कुल, मैं बीमार हो गया था थोड़ा सा, और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि बहुत लोगों की दुआएं हैं, सबकी दुआएं हैं, फैमिली की, फ्रेंड्स की और फैंस की। तो ये दुआएं ही हैं जो आज मैं बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ और काम भी कर रहा हूँ। और दूसरा मैं आखिर में कहना चाहूंगा कि ये नहीं है कि मैं आपके शो पे अभी बात कर रहा हूँ। आप यकीन करें कि जब आपका शो शुरू हुआ था तो मैं अपनी बेगम से कहता था कि ये शो ही मैं देखता हूँ, और उसके बाद आप लोगों को बहुत लोगों ने कॉपी किया। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह सर, आपसे तो सर ये पता नहीं कौन से लेवल का कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन ऑनर टू हैव यू। बड़े अरसे से हमारी ये कोशिश थी कि हम आपको शो पर लें। आज रात को नींद नहीं आएगी भाई, हमें आज रात को तो नींद नहीं आती। बिल्कुल। और सर अगर आप अच्छा नहीं सर, आप तो बड़े एक्टर्स में शुमार होता है पाकिस्तान में आपका नाम, और बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। दिस वाज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट कमिंग फ्रॉम यू फॉर बोथ ऑफ अस, और बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। ऑल द बेस्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग योर मूवी एंड ड्रामाज अगेन ऑन द स्क्रीन। नाजरीन एक वक्फा लेते हैं, और वक्फे के बाद जब हाजिर होंगे आपकी खिदमत में तो डी चौक में जो सनसनी और हंगामा खेजी होने वाली है उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम जी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के तनाजुर में अफवाहों और अंदाज़ों के दरमियान सियासी जमातों के राब्ते, मुलाकातें और मुशावरतें जारी हैं। रोज़ाना कोई ना कोई बयान आ जाता है जिस पे कि हलचल मच जाती है। कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब के साथ पार्लियामेंट लॉजेस में GDA और बाप पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें कर कर जब फारिग हुए तो दूसरी तरफ हमने देखा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अपोजिशन रहनुमाओं को इशाइये पर इकट्ठा किया हुआ था, जहाँ PDM ने 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर दिया। अब MQM की पीपल्स पार्टी से मुलाकात, पंजाब में जहांगीर तरीन ग्रुप की हमजा शहबाज से मुलाकात और मुलाकातें ही मुलाकातें, और हर चीज़ का जो सियासत जिस पर मुनहसर है वो है जी PM ऑफिस और PM हाउस। और अब तो सदारत के भी हम सुन रहे हैं कि बहुत सारी अफवाहें हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब पे इत्तेफाक है और अगले सदर जो है वो मुल्क के मौलाना फजल रहमान साहब होंगे। अब सियासत किस तरफ जारी है और डी चौक पे खास तौर पे क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ उस्मान डार साहब मौजूद हैं जो कि वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हैं बराए उमूर नौजवानान। अस्सलाम वालेकुम डार साहब। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हैं? पहले तो बताओ, घबरा तो नहीं गई आप? मैं तो नहीं घबरा रही, अवैस घबरा गया, वो कराची चला गया है कराची। वो दरअसल स्टूडियो में होगा, वो दरअसल MQM से मुशावरत करने गया हुआ है, वो पूछ रहा है क्या हो रहा है उधर। भाई अवैस किसकी तरफ हो, किसके लिए गए हो मुशावरत करने वहाँ? देखिए मैं यहाँ की सुनगुन लेने गया हूँ क्योंकि हमें तो पता है कि कराची वाले जो हैं उनके हवाले से यही बात सबको पता है कि उनके बगैर हुकूमत बनती नहीं है, तो इस मरतबा भी यही हुआ था। अब देखते हैं कि वो अपना वजन किस पल्लड़े में डालते हैं। आप बताएं कि आपकी इत्तेहादियों की पोजीशन अभी तक क्या है? मुलाकातें तो खूब हो रही हैं। देखिए पाकिस्तान के तो 2 ही शहरों का सियासी मौसम गर्म है, एक इस्लामाबाद एक लाहौर। तो आप अवैस आपको लाहौर जाना चाहिए था। ये कोई और गेम चल रही है उधर, ये कराची में कोई और गड़बड़ है मुझे लग रहा है। चले तो ये बताएं डार साहब के इत्तेहादियों की पोजीशन क्या है अभी पंजाब में? अगर हम देखें काफ लीग और MQM का भी बता दें। देखिए आपने देखा कल GDA ने तो बाकायदा अनाउंस कर दिया वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ हैं, और मुझे उम्मीद है अगले 48 घंटों में जो हमारे बाकी इत्तेहादी भी हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर पे इत्मीनान का इजहार करेंगे। लेकिन माजी में भी अगर आप देखें तो कोएलिशन गवर्नमेंट्स जो हैं जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो जो भी उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, स्पेशली हर पार्टी का एक अपना मंशूर भी है, वोट बैंक भी है, उनको भी उन्होंने देखना है। तो हमारी तरफ से तो मुतमिन, अलबत्ता मैं आपके प्रोग्राम से अपोजिशन वालों को कहूँगा तगड़े होना चाहिए इन्हें। शिफा तगड़े हों, 172 तो इन्होंने पूरे करने हैं। अब सही है, जब सेनेट में आपको याद होगा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीते थे तो नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर ने इत्मीनान का वोट लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा और तकरीबन 178 के करीब थे। तो अब इनकी बारी है, लोग इन्होंने पूरे करने हैं। और कल मैं देख रहा था फजल रहमान ने जत्थों को दावत दे दी है जी 23 मार्च को आ जाएं। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 15-16 साल बाद OIC होने जा रही है, और ये क्या पैगाम हम देंगे बिल्कुल उन्हीं दिनों में। आपको 22, 23, 24 इस्लामाबाद में वैसे ही हॉलीडे का ऐलान किया गया है, तो क्या ज़रूरत थी ऐसी सिचुएशन में? आप लोगों तो ने बाबा 172 देखे, हम तो इसलिए तो इनको आप फिर रोकेंगे, इन जत्थों को आप रोकेंगे या आने देंगे? देखिए अवैस और शिफा और पाकिस्तानियों खास तौर पे हम तो इसलिए पावर शो कर रहे हैं कि पिछले कम अज़ कम भी 1.5-2 सालों से शिफा ये पाकिस्तान की अपोजिशन जो चूरन बेच रही थी, अवाम का एतमाद नहीं है, अवाम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ नहीं है। एक तो आपने देखा कि जब प्राइम मिनिस्टर बाहर निकले हैं, अवामी राब्ता मुहिम शुरू की है, और किस तरह से लोग चार्ज क्राउड आ रहा है। अगर आप हुकूमती जलसे दिखाएं माजी में शरीफों के, तो आपको ज़्यादातर वही सरकारी लोग और वो जो एक आप सोशल मीडिया पे भी सुनते हैं पटवारी और दिस दैट, वो सारा चल रहा था। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कप्तान बाहर निकला है, कप्तान के खिलाड़ी और माशाल्लाह आप देख ही रहे हैं किस तरह से पुरजोश हैं। और ये हम दिखाएंगे पाकिस्तान की अपोजिशन को 27 मार्च को कि कितना अवामी समुंदर होगा जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ है। ये जो कहते हैं अवामी हमायत नहीं है, तो अब इनसे पूछने वाली बात है, इन्हें 172 अरकान पूरे करने हैं, ये क्यों दावतें दे रहे हैं लोगों को आने के लिए? ठीक है, अब जलसों के हवाले से बात करेंगे। नाजरीन एक वक्फा हमें लेना है, वापस आएंगे तो उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और देखेंगे कि कहाँ पर और कितने बड़े बड़े जलसे होने वाले हैं एक वक्फे के बाद।
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। जलसों की सियासत का आगाज़ एक मरतबा फिर इस मुल्क में हुआ चाहता है और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए उमूर नौजवान उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डार साहब ये बताएं, आप लोगों ने 27 को करना क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की अपोजिशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। गुज़श्ता 3.5 साल से मैं समझता हूँ हमने अपने वर्कर्स को मौका ही नहीं दिया था। अगर आपको याद हो, अपोजिशन में तकरीबन हर माही कप्तान कोई ना कोई जलसा जुलूस, जिस तरह हमने अपने वर्कर्स को मुतहरक रखा। और सच मानिए, मैंने सियालकोट में एक वर्कर कन्वेंशन किया सैटरडे को, आपने पता नहीं देखा है कि नहीं। अगर आपके पास विजुअल्स हैं तो आप ज़रूर पाकिस्तानियों को दिखाएं। कप्तान के बगैर, कप्तान के अगर खिलाड़ी इस तरह लोगों का रिस्पांस है, तो मैं पाकिस्तानियों अपोजिशन वालों से पूछता हूँ कि 27 को फिर क्या होगा, जब कप्तान खुद इन सब को एड्रेस करेंगे, जब उनसे खिताब करेंगे। तो यही घबराहट, कल रात मैंने देखा कि फजलुर रहमान घबरा गए थे। अगर आप उनके विजुअल्स इस वक्त दिखाएं, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कोई खुशी नहीं थी, अंदर से खौफजदा थे। फजलुर रहमान अंदर से घबराए हुए थे कल, और घबराहट में उन्होंने कह दिया वो दिखा नहीं रहे। सदर है अगले आपके वजीर, सदर मुमलिकत। अगर आप देखें, वो इत्मीद आपको नजर आ रहा है, ये सदर बनने जा रहे हैं। आई मीन, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। उनको एक्चुअली एतमाद दूसरी पार्टियों पे नहीं है, जिन्होंने फैसला ये करना है ना कि उन्हीं को बनाना है, उनके हवाले से वो तशवीश में मुब्तला है। अदरवाइज तो ही इज वेरी कॉन्फिडेंट। फजलुर रहमान साहब को पता है मेरे साथ हाथ हो जाना। फिर पिछले 3.5 साल से मैं आपको और पाकिस्तानियों को याद दिलाना चाहता हूँ, पहले दिन से ये असम्बलियाँ तोड़ना चाह रहे हैं। सदारत का इलेक्शन लड़ चुके हैं, इसी जैली असम्बली से वोट के तलबगार थे, और अब फिर देते 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 आ गया। अपोजिशन शिफा अवैस बंद गली में आ चुकी है। अब इन्हें समझ नहीं आ रही हमने करना क्या है। आपने 172 नंबर पूरे करने हैं, बाहर आगे लगाने। मुझे 2 चीज़ें बताइएगा, सिंपल सी चीज़ें हैं। ये बात बिल्कुल लॉजिकल है कि उन्होंने 172 का नंबर पूरा करना है, लेकिन आप लोग जब कहते हैं कि हमारे लोग वोट डालने जाएंगे ही नहीं उस दिन, या नो कॉन्फिडेंस के मोशन में हिस्सा ही नहीं लेंगे, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप तो मैच से ही फरार इख्तियार कर रहे हैं कि आपने तो कहा कि नहीं जी हम तो आ ही नहीं रहे ग्राउंड में। तो ठीक है, जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन ये जो आपका ना जाना है, ये क्या उनको मजीद कॉन्फिडेंट नहीं कर देगा अपोजिशन को? देखिए अवैस, आपका बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, लेकिन मैं पाकिस्तानियों को ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जब हमने वोट लेने थे, जैसे मैंने आपको कहा, प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट डे बुलाया सेनेट इलेक्शन के बाद, हमने अपने 172 की बजाय 178 पूरे किए। अब वोट कोई हमने थोड़ी करना है कि हमारा वहाँ होना या ना होना ज़रूरी है। वोट जिन्होंने अपने लिए करवाना है वो अपने अरकान पूरे करें। ये 2 चीज़ें क्लेम कर रहे हैं। ये क्लेम कर रहे हैं कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं, और 1 दर्जन, कोई 2 दर्जन कहते हैं जी पीटीआई के एमएनए हमारे साथ हैं। तो आप उन सबको बुला लेना, वो आपके साथ जाएं। हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम सबको बुला रहे हैं जी आ जाएं और चल के वहाँ वोट करना है। लेकिन वो ग्रुप जो आप लोगों के हैं, और वो कहाँ खड़े हैं, तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप, ये खामोशी है उस तरफ से। देखिए, शुगल मेला हो रहा है सारे, आप देखें ना, अब आपकी दावतें हो रही हों, शिफा और वैस की दावतें हो रही हों, कराची में हो रही है, लाहौर में हो, तो आप नहीं जाएंगे? आपको दावतें, उनको भी इसी तरह दावत दी जा रही है जी मेरी तरफ आ जाएं, उसकी तरफ चले जाएं। लेकिन तो दावतों की टाइमिंग बड़ी मैटर करती है कि ये इस टाइम पर दावतें अचानक सबको याद आ गई हैं। देखिए, मौसम है ना दावतों का, तो जब दावतों का मौसम होता है वैसे तो फिर ऐसे ही है। तो आप मुझे चंद रोज पहले मिले हैं एक दावत में, तो ये बस दावतें चल रही हैं, ये खाना पीना होगा, और उसके बाद जब वोट की बारी आएगी तो देखना ये अपोजिशन तन्हा ही नजर आएगी आपको। सही, आप लोग तो नहीं हो जाएंगे तन्हा? नहीं होंगे इंशाल्लाह। मैंने डर ये लगता है कि जो मेन्यू है दावत का, अब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत कहीं नहीं जा रही है, प्राइम मिनिस्टर कहीं नहीं जा रहे हैं। अलबत्ता ये अपोजिशन आपको अपने मुकदमात की वजह से जेलों में जरूर जाती हुई नजर आएगी, और यही घबराहट है इन्हें अपने मुकदमात से राय फरार अख्तियार करने के लिए। अब ये इतने, मैं समझता हूँ कि मुल्क दुश्मनी पे मैं समझता हूँ उतर आए हैं शिफा के। OIC इजलास है, आपने किस तरह से ये 23 मार्च का कॉल दे दिया? हमारी कॉल पहले आई, आप लोग करेंगे हमने 27 की कॉल पाकिस्तान देंगे उस दिन। अब होगा क्या उस दिन आने देंगे या मतलब कोई फोर्स तो नहीं होगी इस्तेमाल, क्या होगा? क्योंकि दुनिया के बहुत सारे बाहर के मेहमान होंगे हमारे मुल्क। देखिए, मैं शेख रशीद साहब बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इंटीरियर मिनिस्ट्री लेके आगे बढ़ रहे हैं, और ये हमारे वज़ीर दाखिला और बाकी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो फैसला करेंगे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज फैसला करेंगी। देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान है, सबसे पहले पाकिस्तान की सालमियत है, पाकिस्तान का इमेज है, और एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी
OIC का इजलास होना, उनके वज़रा का आना, ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सॉफ्ट इमेज है जो पूरी दुनिया में जा रहा है। अच्छा, इस साल 75वीं सालगिरह भी मना रहे हैं पाकिस्तान, 75th हमारी माशाल्लाह बर्थडे भी है पाकिस्तान की। तो ये सारी चीज़ें इन्हें हज़म नहीं हो रही हैं। मैं आपके प्रोग्राम से अपोजिशन को एक मुफ्त मशवरा देता हूँ, अपना टैलेंट तो ये सियासत के मैदान में शिफा पूरी तरह कौम को दिखा चुके हैं। इनका टैलेंट लूट मार करना है, डाके डालना है। मैं इन्हें कामयाब जवान में जो स्पोर्ट्स ड्राइव एंड टैलेंट हंट है ना, उसमें दावत देता हूँ। आएँ स्पोर्ट्स के मैदान में अपना टैलेंट दिखाएं, हमें देखेंगे कौन इनमें क्रिकेट अच्छी खेलता है, फुटबॉल अच्छा खेलता है, हॉकी अच्छी खेलता है। बड़ा जबरदस्त बन गए। एलोन मस्क ने व्लादिमीर पुतिन को दावत दी है कि आगे मुझसे लड़ो, अब आप भी इधर शुरू हो गए। तो मैं इन्हें दावत दे रहा हूँ, कामयाब जवान स्पोर्ट्स एंड टैलेंट एंड ड्राइव में आए, वहाँ भी चौके छक्के लगाने का मौका मिलेगा। ज़रूरी नहीं ये डंडे आगे आपने इस्लामाबाद की सड़कों पर चलाने, आज ये हॉकी देते हैं, वहाँ खेलें, ग्राउंड में जाके हॉकी चलाएं। क्यों आकर मौसम खराब करना चाहते हैं? देखे ना शिफा कितनी खुश है, इस्लामाबाद का मौसम ज़बरदस्त है, बाहर जा रहे हैं, वैसे भी वापस आ रहे हैं। तो ये मुझे उम्मीद है अपोजिशन का कोई ना कोई MNA या कोई ना कोई उनका जो रुकन है वो मुझे सुन रहा होगा। आए 1 साल की बात है, 1 साल बाद जोर जमाई कर लें, अवाम पे छोड़ दें। 27 को पाकिस्तानी इनको ज़बरदस्त तरीके से यहाँ जवाब देंगे कि वो कप्तान के साथ खड़े हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर उन्हें एतमाद है और वो डट के खड़े हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ। बिल्कुल सही जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे उस्मान डार साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। और नाजरीन, अब देखना ये है कि 23 मार्च को और 27 मार्च को पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो क्या करती हैं। और एक तरफ मुल्क में परेड चल रही होगी, फॉरेन मिनिस्टर्स दीगर ममालिक के पाकिस्तान में मौजूद होंगे और दूसरी तरफ ये सब हो रहा होगा। तो अब कैसे मैसेजेस बाहर जाएंगे ये देखना रह गया है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।